अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गुड पासवर्ड। ठीक है, कि किस तरह हम किसी भी चीज़ के जो ऊपर पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड होता क्या है, पासवर्ड की ज़रूरत पेश क्यों आती है। अब अगर सिंपल सी बात देखें, पासवर्ड इज़ ए की पार्ट ऑफ इंटरेक्शन टू आवर कंप्यूटर। ठीक है, किसी कंप्यूटर के ऊपर कोई भी बंदा जब उसके साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है, कंप्यूटर के साथ, तो पासवर्ड जो होता है वो एक मेन चीज़ होती है। अब पासवर्ड के साथ क्या होता है, एक तो सबसे पहले है कि पासवर्ड क्यों लगाए जाते हैं। किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो होता है वो पासवर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है या इलीगल पर्सन है वो हमारे सिस्टम को या हमारे जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई भी चीज़ जो हमारे कोई हम ये नहीं चाहते कि कोई भी उसको आके एक्सेस कर सके, तो इसके लिए हम मोस्टली क्या करते हैं कि पासवर्ड जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आजकल के दौर में मोस्टली पासवर्ड का एक ज़ाहिर है अपनी एक अहमियत होती है। ठीक है, ये सिक्योरिटी वगैरह एक हद तक आपको कह लें कि ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपके डाटा वगैरह के लिए, कि ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन या इलीगल पर्सन जो होता है वो आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके। तो आजकल एक तो सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, उसके बाद सॉफ्टवेयर की साथ वर्किंग वगैरह, ये आजकल का एक मामूल का काम बन चुका है कि जी आप किस तरह जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर के साथ काम कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को किस तरह से आप इसको डील्स कर सकते हैं। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर को करने के साथ साथ आजकल क्या हुआ कि इसने जो हमारा किसी भी चीज़ के साथ सिस्टम के साथ जो यूजेज है वो इसको इजीली कह लें कि हमारे लिए उसने बना दी है। उसकी मेन रीज़न क्या होती है, अगर सिंपल से इसकी बात करें कि किस तरह उसने इजी बना दी है। एक तो यह है कि हमें ये पता होता है कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है और हमारा जो इसके अंदर डाटा वगैरह पड़ा हुआ है वो भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारे लिए हम इसके अंदर ऊपर पासवर्ड वगैरह लिखते हैं। ठीक है, वो उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, कंपेयर करके, तो हमें अगर तो वो करेक्ट होता है तो हमें वो शो करवा देता है। तो हमें ये होता है कि जी हमारा जो डाटा है वो किसी दूसरे बंदे ने उसको एक्सेस नहीं किया या उसको नहीं, उसके को साथ कोई भी इंटरप्शन वगैरह उसके अंदर नहीं की, जिसकी वजह से वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया। अच्छा, उसके बाद रोल्स ऑफ पासवर्ड्स। पासवर्ड का रोल क्या होता है, मेन चीज़ ये जो होती है कि इसने कंप्यूटर के साथ या सिस्टम के साथ एक ख़ास हद तक जो हमारा उसके साथ अट्रैक्शन है ये उसको कवर करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ आप एक हद से ऊपर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं अगर सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूं, जिस तरह के ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इसकी ये रीज़न होती है कि आप क्या करते हो कि आपको वो वेबसाइट्स वगैरह या कोई भी प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं, आपको जिस चीज़ के बारे में उसके ऊपर काम करना है, ठीक है, या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि लॉगिन करके पासवर्ड वगैरह दे के वो आपको एक हाथ तक क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक्सेस देते हैं और एक हाथ से ज़्यादा वो एक्सेस नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कस्टमर हैं, ठीक है, अब कस्टमर और एडमिन जो होता है वो ज़ाहिर है उस वेबसाइट्स के ऊपर जो मौजूद होता है वो दोनों का पैनल मौजूद होता है। ठीक है, अगर आपको उसने कोई भी इस तरह का पासवर्ड असाइन किया हुआ है जो कि कस्टमर्स को वो करता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उधर जाके एडमिन के अंदर उसका पासवर्ड लगाते फिरो। ठीक है, एडमिन के अंदर सिर्फ पासवर्ड वही लगा सकता है जो कि यहाँ उसका ऑनर होता है या उस कंपनी के रिलेटेड जो कोई भी पर्सन जो होता है जो कि उसके ऊपर काम वगैरह करता है। तो इसी तरह पासवर्ड जो होते हैं वो एक लिमिट प्रोवाइड करते हैं कि जी आप इस लिमिट तक इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो और इस लिमिट से आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये रोल्स होता है। और उसके बाद पासवर्ड को चूज़ करते हुए ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपको कोई भी जो इस तरह के स्पेशल करैक्टर है या ये कह लें कि जो भी गैस सीक्वेंस है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ क्या गैस सीक्वेंस क्या होती है। आप मैसेज वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो ऊपर क्या होता है कि डिक्शनरी वगैरह शो होना शुरू हो जाती है कि जी आप ये वर्ड लिखना चाहते हैं, ये वर्ड लिखना चाहते हैं। तो इसी तरह लिहाजा कोई भी इस तरह का पासवर्ड नहीं होना चाहिए जो कि गैस हो सके। उसके बाद आता है
हाउ पासवर्ड वर्क, यानी कि हमारा जो पासवर्ड है वो किस तरह वर्क करता है। अब कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, उसकी अगर सिंपल सी एग्जांपल है कि उसने अगर अपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी वो उसके साथ उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर काम करेगा, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वो पासवर्ड लगाना पड़ेगा, लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। अब लॉगिन होने के बाद क्या होता है कि लॉगिन होने के बाद क्या होता है कि वो जो आपका सिस्टम होता है, जो कि किसी भी यूज़र ने, ठीक है, जो लॉगिन हो रहा है उसका जो पासवर्ड है वो सिस्टम जो होता है वो अपने अंदर मौजूद पड़े हुए पासवर्ड के साथ मैच करता है, ठीक है। अगर तो वो मैच कर जाता है तो ठीक है, फिर वो उसको एक्सेस दे सकता है, दे देता है। और अगर फॉर एग्जांपल वो मैच नहीं करता तो कोई भी जो पर्सन है वो उसको उसके ऊपर वर्क करने की एक्सेस या परमिशन नहीं देगा। उसके बाद क्लियर टेक्स्ट, आजकल के जो क्लियर टेक्स्ट जो होते हैं वो बहुत इजीली क्या होते हैं कि वो कह सकते हैं कि वो स्टील स्टील हो जाते हैं, ठीक है, या चोरी हो जाते हैं बहुत इजीली, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी जो टेक्स्ट वगैरह आपने आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो और आपने उसके ऊपर अपना पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी सिंपल सा अपना नेम रख दें या कोई भी स्ट्रिंग वगैरह इस तरह के रख दें जो कि बिल्कुल सिंपल और आपने सीधा सीधा वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर लिखा हो, तो वो पासवर्ड जो होते हैं वो बहुत इजीली क्या होता है कि कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। हालांकि जो प्लेन टेक्स्ट होते हैं तो इसको जो भी हैकर्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि वो किसी भी बंदे के जो पासवर्ड है उसको एक्सेस करके वो क्या करें कि वो उसको इस तरह इस तरह वो उसको उसका जो डाटा होगा वो उसको चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो लिहाजा जो क्लियर टेक्स्ट होते हैं ये इतने ज़्यादा मीनिंगफुल या इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, हेल्पफुल किसी भी पर्सन के लिए जो कि उसको डाटा वगैरह को एक सिक्योरिटी मुहैया कर सकें, ठीक है। आजकल तो सिंपल से क्या होता है कि कोई भी इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि कम्बिनेशन जो कि मुख्तलिफ कह लें कि वर्ड्स के कम्बिनेशन मैच करते हैं और ऑटोमेटिकली वो आपको वो कि ऑटोमेटिकली वो आपको उसका पासवर्ड निकाल के दे देते हैं। जिस तरह इसकी अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं तो ब्रूट फोर्स अटैक एक, ठीक है, टूल है, ठीक है, जिसको यूटिलाइज करते हुए आप क्या कर सकते हो कि किसी की भी पासवर्ड वो कम्बिनेशन को मैच करता जाता है, जहाँ पे जाके वो उसका पासवर्ड का कम्बिनेशन मैच हो जाए तो वो आपको शो करवा देता है कि जी इसका पासवर्ड ये है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली वो क्या करे कि किसी और लैंग्वेज में या किसी और पासवर्ड में इस तरह की वर्डिंग में कन्वर्ट कर दे जो कि आम बंदे के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल ना हो। अब इनक्रिप्टेड किस तरह के होते हैं, अब अगर मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं, ठीक है, कोई भी जो खुफिया एजेंसीज वगैरह होती है या कोई भी जो आर्मी वगैरह होती है, जब इसके मैसेजेस होते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह इस फॉर्म में रखे हुए होते हैं उन्होंने कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं ना, तो उनके पास इस तरह के टूल्स होते हैं कि वो मैसेज को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि वो मैसेज की वर्डिंग को जो होते हैं वो इस फॉर्म में ले आते हैं कि कोई भी बंदा जो उसको है वो रीड ना कर सके जी ये मैसेज क्या था और किस किस तरह लिखा हुआ था। तो फिर वो जब मैसेज दूसरे के पास जाता है तो उसके पास भी इसी तरह का टूल पड़ा हुआ होता है, वो क्या करता है कि उसको मैच करता है और वो मैसेज जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होती है वो उसको डेस्टिनेशन पे पहुंच के उन लोगों को शो करवा देता है। आजकल जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं वो साइफर टेक्स्ट हो रहे हैं। साइफर टेक्स्ट भी क्योंकि इनक्रिप्टेड फॉर्म चेंज कर देती है, साइफर टेक्स्ट जो होते हैं ये इजीली रीडेबल नहीं होते किसी भी इंसान के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकली उस पासवर्ड को अल्फ़ाबेटिकली इस तरह चेंज कर देते हैं कि कोई भी बंदा जो होता है वो उसका मीनिंग नहीं बना सकता कि जी ये पासवर्ड इसका क्या हो सकता है। तो ये साइफर इसकी अगर आप कभी सिंपल सी मिसाल देखें ना तो MD5 एक टाइप है पासवर्ड की, ठीक है, और वो इस तरह की पासवर्ड की टाइप है कि आप MD5 में अपना जब पासवर्ड कन्वर्ट करते हो तो वो आपको तकरीबन एक बड़ी लंबी लाइन वो दे देता है वर्डिंग की, ठीक है।
तो ये क्या होता है कि बेसिकली आपका पासवर्ड जो है उसने उसको साइफर टेक्स्ट में कर दिया, ठीक है, जो कि आम बंदे के लिए इतनी ज़्यादा रीडेबल नहीं होता। और इसका मेन मकसद ये होता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा इसकी सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, ताकि कोई भी जो अनऑथोराइज्ड या इलीगल पर्सन है वो आपके पासवर्ड को चोरी ना कर सके। तो चूँकि मोस्टली वन वे होता है, कभी ये टू वे भी होता है, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड इनक्रिप्टेड है, ठीक है, यानी कि उसकी वर्डिंग वगैरह चेंज हो गई है, तो ये वन वे होगा, क्योंकि इसने इनक्रिप्टेड के बाद उसकी डिक्रिप्शन भी होती है, ठीक है। वो डिक्रिप्शन क्या होती है कि जो इनक्रिप्टेड फॉर्म, यानी कि जो आपके ओरिजिनल वर्ड जो चेंज हो गए थे, वो चेंज वर्ड को दोबारा वो ओरिजिनल फॉर्म में दे देता है। तो ये होती है टू वेज। अगर वो सिंपल क्या करता है कि आपके प्लेन टेक्स्ट को वो किसी और वर्ड में चेंज करता है, तो वो सिर्फ वन वे होती है, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल कोई पासवर्ड वगैरह अपना भूल जाते हैं, तो उसके लिए फिर किस सिस्टम्स के अंदर एक सुपर यूज़र होता है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड अपना लॉगिन करते हो, ठीक है, लेकिन वो पासवर्ड आपका गलत है, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि वो कहेगा कि जी आप अपना एक न्यू पासवर्ड सेट करो, लेकिन उसके पहले वो अगर तो इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, आपने पासवर्ड सेट करने के लिए जो पहले क्या करते हैं कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर निक नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। इस तरह के वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आप क्या करते हो कि आप पहले वो फिल करते हो, ठीक है, जब आपको अपना कोई भी अकाउंट बनाते हो। लेकिन जब आप वो पासवर्ड लॉस्ट कर जाते हो, आपको वो याद नहीं रहता, तो वो जब आपको दोबारा पासवर्ड सेट करने का कहता है, तो पहले को क्या करता है कि वो आपको वो क्वेश्चन शो करवाता है, ठीक है। अगर तो आपने उस क्वेश्चन के आंसर ठीक ठीक दे देंगे जो कि आपने पहले से उसके अंदर फीड किए हुए हैं, ठीक है, यानी जो आपने उसके पहले आंसर दिए थे, अगर दोबारा भी वही आंसर देंगे तो फिर वो आगे आपको प्रोसेस करने के लिए कहेगा। अदरवाइज़ अगर आप उस आंसर के उन क्वेश्चंस के आंसर ठीक तरह से नहीं देंगे, तो वो आपका जो पासवर्ड है वो उसको वहीं पे वो ख़त्म कर देगा। जी आप ये आपका अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, तो आप लिहाजा इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और किसी भी जब अगर फॉर एग्जांपल लॉगिन करते हैं मुसलसल, तो एक ख़ास लिमिट तक वो आपके पासवर्ड को इनकरेक्ट करता जाता है। कभी कभार तो ये होता है कि अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा आप लॉगिन करते जाते हैं, ये ठीक है, उन्हें पासवर्ड को, तो वो आपका जो अकाउंट होता है वो उसी को ब्लॉक कर देता है कि जी आप बहुत ज़्यादा आप इसके ऑथोराइज्ड नहीं है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो वो उसको परमानेंटली वो बंद कर देता है। उसके बाद आ जाता है जी पुअर पासवर्ड। अब पासवर्ड की भी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा एग्जाम टाइप्स होती हैं, ठीक है। पुअर पासवर्ड्स है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स है, ठीक है, इस तरह की। अब पुअर पासवर्ड की सिंपल सी एग्जांपल क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी सिंपल सा पासवर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, एक शॉर्ट पासवर्ड यूज़ करते हो या एक बहुत ही सिंपल सा पासवर्ड यूज़ करते हो, तो वो एज ए पुअर पासवर्ड कंसिडर किया जाता है। अगर आपने कहीं पे लॉगिन वगैरह किया हो, ठीक है, वो आपसे पासवर्ड पूछता है, तो वो कम अज़ कम ये कहता है कि आपका जो पासवर्ड है वो 8 करैक्टर के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 करैक्टर के ऊपर 4 करैक्टर के ऊपर उसको रखते हैं, ठीक है, तो वो पासवर्ड जो होता है वो वीक पासवर्ड कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह के पासवर्ड भी नहीं रखने चाहिए जो कि इजीली कि कोई भी बंदा उसको कर सके। जिस तरह के यहाँ पे 1 2 3 आप पासवर्ड, लोग हम क्या करते हैं कि जी हम सिंपल 1 2 3 पासवर्ड रख देते हैं, ठीक है। अब कोई भी जो बंदा होता है वो आता है और हमारे अकाउंट को ट्राई करके वो इस तरह के सिंपल से पासवर्ड ट्राई करता है, और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो हमारा अकाउंट के अंदर वो लॉगिन हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ आपने कोई भी इस तरह के वर्ड नहीं रखने, जिस तरह आपने पहले बात की थी, जो कि गैस वर्ड्स होते हैं, ठीक है। यानी आप कोई 2 वर्ड लिखते हो तो डिक्शनरी आपको ऑटोमेटिकली उसका फुल नेम दे देती है कि जी आप ये वर्ड लिखना चाहते हो। तो इस तरह के भी कोई भी हमने जो वर्डिंग होती है वो पासवर्ड के अंदर हमने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो इजीली जो होती है वो एक्सेसिबल हो जाती है, जिसकी वजह से ये पासवर्ड जो होता है वो पुअर कंसिडर
किया जाता है। उसके बाद सिस्टम्स वगैरह जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कुछ ख़ास किस्म के प्रोग्राम होते हैं, ख़ास किस्म के सिस्टम्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली जो नंबर्स के कम्बिनेशन बनाना शुरू कर देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर के कम्बिनेशन किस तरह बनते हैं। अब पहले क्या होता है कि 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, वो पहले 1 को रखते हैं और उसके बाद आगे वो क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ कम्बिनेशन यानी नंबर से बदलते रहते हैं। ठीक है, फिर 2 को, फिर 3 को, इस तरह ये जब सारे के सारे नंबर ट्राई करते हैं एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, और वो बहुत स्पीडी वर्किंग करते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर मैंने आपको एक सिंपल सी पहले मिसाल दी थी ब्रूट फोर्स अटैक की। ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि ये एक कम्बिनेशनल सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, इस लोग इसको मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन इसका ये काम भी बहुत लेंथी होता है। ये तकरीबन 24 घंटों में या 36 घंटों में कोई भी पासवर्ड निकाल के देता है, और अगर वो भी सुपर कंप्यूटर हो, यानी कि आपके कंप्यूटर की हाई स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो। हमारे जिस तरह के सिस्टम्स होते हैं इनके ऊपर, तो वो इजीली इसको करता नहीं है, तो वो 5-7 दिन तो उसने ले ही जाने होते हैं हाइड करने, क्योंकि उसने मुख्तलिफ लाखों करोड़ों कम्बिनेशन ट्राई करने होते हैं। तो वो ब्रूट फोर्स अटैक कम्बिनेशन ट्राई करता जाता है नंबर्स के, जो कम्बिनेशन पासवर्ड से मैच कर जाता है वो पासवर्ड उसको लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कि आपने जो इस तरह के पासवर्ड जो होते हैं वो पुअर कंसिडर किए जाते हैं। तो लिहाजा जब भी आप पासवर्ड रखें तो आप इस तरह का पासवर्ड रखें कि जो कि ईज़िली कोई भी बंदा जो है उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा आजकल एक तो जो इजीली पासवर्ड रखते हैं फिर वो कहते हैं कि जी हमारा अकाउंट जो होता है वो हैक हो जाता है। वो मेनली इसी तरह के कुछ टूल्स वगैरह यूटिलाइज करते हुए हैक जो आपका पासवर्ड है वो इजीली उनको पता चल जाता है। 1-2 नंबर का पासवर्ड होता है और वो इजीली हैक करके तो अपनी मर्ज़ी की पोस्ट्स वगैरह या उसके ऊपर डाटा वगैरह जो होते हैं वो डाल देते हैं जिसकी वजह से कि बाद में आपको परेशानी उठानी पड़ती है। उसके बाद पासवर्ड, गुड पासवर्ड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो इसकी क्वालिटी है इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। अच्छा, अब अगर जब आप पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि जी आपने पासवर्ड लगाया लेकिन बाद में आपको दूसरी दफ़ा पता ही नहीं है कि हमने पासवर्ड क्या लगाया था। ठीक है, तो इसके लिए फिर लिहाजा आपने पासवर्ड इस किस्म का चूज़ करना है जो कि आपके लिए इजी टू रिमेंबर हो सके, यानी आपको वो जहन में रह सके। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो पर्सन होता है वो अपना जो उसको इजी लगता है, ठीक है, या जो वो उसके जहन में उसको चीज़ याद रहती है वो उसी नेम से पासवर्ड रख लेता है। ठीक है, तो वो एक तो आसानी से याद रहने वाला होता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग फेवरेट स्पोर्ट्स का नाम रख लेते हैं, ठीक है, कोई फेवरेट हॉबी का नाम रख लेते हैं, फल का नाम रख लेते हैं। मुख्तलिफ लोग जो ज़्यादा पासवर्ड रखना होता है वो जो उनको ईज़िली याद रहता है वो उसको चूज़ कर लेते हैं। तो ताकि ये इसका यही एडवांटेज होता है कि मोस्टली पासवर्ड वही रखना चाहिए जो कि बंदे के जो कि किसी भी इंसान के जहन के अंदर वो इजीली रिकॉल हो सके या उसको वो याद रख सके। और उसके बाद हार्ड टू गैस, ठीक है, यानी कि कोई भी जिस तरह के मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जब पुअर पासवर्ड होते हैं वो इजीली क्या करते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं और वो सॉफ्टवेयर को वो गैस कर लेते हैं। लेकिन आपने इस तरह का पासवर्ड रखना है जो कि इजीली गैस ना हो सके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके कुछ मैं कि जिस तरह के 8 करैक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, उसके अंदर आप क्या करोगे जी, उसके अंदर मुख्तलिफ जो स्पेशल साइन वगैरह हैं, ठीक है, जिस तरह एट साइन हो गया, उसके बाद परसेंटेज साइन हो गया, डॉलर साइन वगैरह उसके अंदर रख सकते हो। अपर केस और लोअर केस जो वर्ड्स वगैरह है वो उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह जब आप मिक्स अप करोगे मुख्तलिफ चीज़ों का तो कोई भी बंदा उसको ईजीली एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, और डिक्शनरी के जिस तरह के अल्फाज होते हैं जो कि गैस वर्ड्स होते हैं उसको पासवर्ड रखने से मोस्टली आपने इज्तनाब भी करना, अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिकली इस तरह के वो वर्डिंग जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो कि डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लोग उन्हीं को ट्राई करते हैं तो एक आधा कोई ना कोई उसके ऊपर फिट हो जाता है, जो फिर आपका अकाउंट जो होता है वो इजीली वो पर्सन जो होते हैं वो हैक कर लेते हैं।
तो लिहाजा इस तरह की क्वालिटी जो कि आपका पासवर्ड है, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो इसी तरह मेंटेन होती है कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को, यानी कि एक तो वो आपको इजीली रिमेंबर होना चाहिए जो आप याद रख सके, और दूसरा वो इस तरह मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन में होना चाहिए जो कि कोई भी आम पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपीराइट। अच्छा जी, कॉपीराइट क्या होता है? अब कोई भी बंदा जो कि इंटरनेट के ऊपर अपना कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह या अपना कोई पेपर वगैरह, ठीक है, कोई ऑडियो या वीडियो वगैरह अपनी जनरेट करके, ठीक है, वो इंटरनेट के ऊपर अपलोड करता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसको उसका कॉपीराइट मिल जाता है, यानी कि उसके कॉपीराइट्स आपको असाइन कर दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जी आप उस चीज़ के ऑनर होते हैं, और कोई भी जो बंदा होता है, ठीक है, वो उस चीज़ को अपने तौर पे आपके अलावा उसको यूज़ नहीं कर सकता, अदरवाइज़ वो कॉपीराइट की वायलेशन में आ जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक बंदा, ठीक है, कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो उसने अपनी वेबसाइट वगैरह जनरेट की हुई है, लेकिन जब कोई बंदा उसको उसी वेबसाइट को, क्योंकि ऑटोमेटिकली इंटरनेट जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसको कॉपीराइट असाइन कर देता है कि जी इसका जो कॉपीराइट ऑनर है वो ये पर्सन है जिसने उसको के फर्स्ट टाइम अपलोड किया होता है। और अब अगर कोई बंदा कोई उसको दूसरी अपने पास से, ठीक है, कोई दूसरा पर्सन उसको अपने मकसद के हवाले से कमर्शियल यूज़ करना चाहता है या किसी भी तरीके से यूज़ करना चाहता है, जो उसको वायलेशन का नोटिस आ जाता है कि जी आप जो हैं आप कॉपीराइट के लॉ को वायलेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपको इसकी जो है वो पनिश भी हो सकती है। तो यही कॉपीराइट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बंदा किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहा है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक होता है वो उसका कॉपीराइट ऑनर होता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा अपने लिए बना रहा है तो वो उसका कॉपीराइट का ऑनर वो खुद होता है। इसकी मैं अगर सिंपल सी एग्जांपल दूँ, अगर कोई पर्सन अपनी वीडियो जो होती है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता है, ठीक है, तो वो कॉपीराइट नहीं देता, ठीक है, किसी को कि कोई भी बंदा जो होता है वो इसको यूज़ या वो इसको अपने लिए पे के लिए यूज़ कर सके, वो खुद अपलोड करता रहे, ठीक है, और वो इसके ज़रिए पैसे कमाता रहे। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि यूट्यूब की तरफ से 3 दफ़ा वार्निंग आती है, ठीक है, कि जी अगर एक दफ़ा उसने किसी की वीडियो अपलोड की है तो पहली वार्निंग आ जाएगी, फिर दूसरी दफ़ा वो किसी की वीडियो उसी तरह अपलोड करेगा, दूसरी वार्निंग, तो तीसरी दफ़ा क्या होगा कि जब वो किसी और कोई और वीडियो अपलोड करेगा तो तीसरी वार्निंग आएगी, और उसके बाद उसका जो अकाउंट होगा वो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है कि वो कॉपीराइट की वायलेशन करता है, वो किसी की चीज़ को अपना बना के उसके ऊपर वो कर रहा था, जिसकी वजह से ये वायलेशन का बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो कॉपीराइट जो होता है वो किसी भी पर्सन को जो कि ऑनर होता है उसको वो कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि वो इस चीज़ काम को रोकता है कि जी जो भी कोई पर्सन वगैरह उसने अपना पेपर वगैरह या उसने अपना डाटा वगैरह जो अपलोड किया हो इंटरनेट के ऊपर, कोई भी जो पर्सन है वो इसको इस तरह यूज़ नहीं कर सके। सबसे पहले मेक कॉपी या वर्क, यानी कोई भी बंदा जो होता है उसके काम की कॉपी करके वो ऑटोमेटिकली खुद से ही उसको वो ये नहीं कर सकता कि जी उसी की कॉपी बना के वो उसी को ही उसके ऊपर अपलोड कर दे, तो ये वायलेशन हो जाती है कॉपीराइट्स की, क्योंकि जिस बंदे की ओरिजिनल वो चीज़ होती है या डाटा होता है उसके अलावा कोई और बंदा उसको यूज़ कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो क्या कर रहा है कि वो उसके वायलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है क्रिएटिंग डेरिवेटिव वर्क, तो वो ये भी प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी जो बंदा है वो उसके काम को ड्राइव करके अपना काम शो करवा के वो ना लिख सके। फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई भी वीडियो वगैरह है, ठीक है, अब लोग पता अक्सर क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो पकड़ते हैं उसकी बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ठीक है, या उसके अंदर कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, जिसकी वजह से जब वो वीडियो अपलोड करते हैं तो वो उनको पता चल जाता है कि जी ये इस वीडियो से मिलती जुलती है, रिजेंबल वीडियो है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उसको एक वार्निंग सेंड कर देते हैं कि आपने कॉपीराइट की वायलेशन की है। तो जिस तरह अगर बुक में एक मिसाल दी हुई है कि सिम्पसन कार्टून, ठीक है, कोई भी कार्टून है, अब एक बंदे ने उसको डिज़ाइन किया हुआ है और उसने अपलोड किए हुए हैं। अब कोई भी बंदा क्या करे कि उसका साइज़ कम या ज़्यादा करके उसके अंदर जो कार्टून वगैरह हो गए उनका साइज़ कम करके, ठीक है, या उनकी जसामत को इंक्रीज़ करके वो अपने तौर पे अपलोड कर रहा है,
तो ये भी इस चीज़ को भी जो कॉपीराइट का लॉ होता है ये इस चीज़ को भी रोकता है कि आप किसी भी बंदे का काम लेकर उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके अपना काम बना के आप उसको इंटरनेट के ऊपर शो नहीं कर सकते। राइट टू पब्लिश द वर्क, यानी कि अब एक बंदा जो होता है उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो अपना काम जो होता है वो इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर सकता है, जिसका कि ओरिजिनली अपना काम होता है। ठीक है, वो ये नहीं कि किसी का भी काम उठा के तो वो उसने अपलोड किया हो। पब्लिकली परफॉर्म वर्क, वो क्या कर सकता है कि वो कोई भी इसके ऊपर वर्क वगैरह जो होता है वो परफॉर्म कर सकता है, और वो पब्लिक को वो काम अपना जो होता है वो दिखा भी सकता है कि जी ये काम मैंने किया है। बंदा उसके ऊपर परफॉर्म करता है और वो पब्लिक को शो करवाता है कि जी मैंने ये काम किया। तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं, ये कॉपीराइट्स जो होता है ये उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी बंदा जो उसको है वो यूज़ ना कर सके। आ गया फ्री पर्सनल यूज़। ठीक है, अब कोई भी चीज़ें जो इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है, अगर कोई बंदा अपने लिए उसको यूज़ करता है, ठीक है, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी बंदा जो अपने लिए उस चीज़ को यूज़ करता है, जिस तरह आप अक्सर औकात इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हो और आप उसको यूज़ करते हो। ठीक है, कोई वीडियोज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह आप क्या करते हो कि आप डाउनलोड करते हो, ठीक है, और आप अपने इंजॉयमेंट के लिए उसको इस्तेमाल करते हो। तो कोई भी बंदा जो कि इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई चीज़ है वो अपने पर्सनल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, अपने आप के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसके लिए फ्री होती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जितनी भी होती हैं जिसके ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं आता, जो कि बंदा अपने पर्सनल के तौर पर उसको यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर आप वही चीज़ अपलोड करके आप यानी कि डाउनलोड करते हो, आप वो गाना एक कोई सॉन्ग वगैरह डाउनलोड करते हो और अपने चैनल के ऊपर बना के उसको अपलोड कर देते हो, तो वो तो बात नहीं होती। वो आप पर्सनल यूज़ के नहीं बल्कि वो आप पब्लिकली उसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि वो उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो जितने मर्जी इंटरनेट के ऊपर जितने मर्जी सॉफ्टवेयर हों, ठीक है, जो कि फ्री होते हैं मोस्टली, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, वीडियो सॉन्ग वगैरह डाउनलोड करके वो अपने लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है वैन परमिशन नीडेड, यानी कि कब परमिशन की जो हमें ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली आजकल बहुत ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पब्लिक डोमेन में पड़े हुए होते हैं। अब पब्लिक डोमेन में इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि डेवलपर्स की टीम नहीं कह सकते, क्योंकि टीम जो होता है वो फिर मखसूस बंदे हो जाते हैं। दुनिया भर से जितने भी वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है कि अपना कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह या इस तरह के रखे हुए होते हैं जो कि ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, और कोई भी बंदा यानी कि वो उसका कॉपीराइट नहीं लेते कि जी मैंने इसको अपलोड किया तो मैं इसका कॉपीराइट लूँगा। तो इस तरह के बंदे जो होते हैं वो उसका कॉपीराइट नहीं लेते, जिसकी वजह से कोई भी बंदा जो होता है वो उसको अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, और उसके अलावा वो क्या कर सकता है कि वो अगर तो वो उसने सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ वगैरह उसके पास मौजूद है, ठीक है, अगर उसने इंटरनेट के ऊपर किसी को बेचना है तो वो उसको बेच भी सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में इसका कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं होता, क्योंकि कोई भी इसका कॉपीराइट ऑनर नहीं होता। इसको वो पब्लिक डोमेन में रख देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बंदा इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद अगर किसी ने इस तरह की पब्लिक डोमेन की परमिशन नहीं दी होती तो उसको वो तब तक नहीं उसको यूज़ कर सकता तब तक वो किसी से परमिशन ना ले, यानी उसके ऑनर से वो परमिशन ना ले, वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो यूज़ करेगा तो उसको वो इलीगल कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसको पनिशमेंट वगैरह के भी वो दी जाएगी कि जी आपने इसको बगैर किसी चीज़ परमिशन के यूज़ किया। ठीक है, अब तो आप कॉपीराइट्स को जो चीज़ें हैं उसको वायलेट कर रहे हो। तो कॉपीराइट्स हर एक का हक होता है, तो लिहाजा इसको वायलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे ने अपने लिए कोई ना कोई चीज़ अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पे दी होती है। ठीक है, तो आप उसको यूज़ करके अपने तौर पे नई चीज़ों कर सकते। इस तरह ये हकदार को हक खाने वाली बात बन जाती है। तो लिहाजा इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरनेट के ऊपर ख़ास तौर पर बहुत स्ट्रिक्ट इसके ऊपर पाबंदियाँ होती हैं। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ फेयर यूज़। कंसेप्ट ऑफ फेयर यूज़ क्या होता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो पर्सन है
वो कॉपीराइट जो है वो एक हद तक, जो कॉपीराइट पर्सन है वो अपने यूज़र को एक हद तक परमिशन देता है कि जी आप इसको इस हद तक यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक आपको सिंपल सी एग्जांपल दूँ ना, यूट्यूब की जो वीडियो होती है ना वो इंटरनेट के ऊपर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। उसका जो लिंक उठा के आप उसको कहीं पे भी डाल दो ना, चाहे वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाल दो यूट्यूब की वीडियो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप सिर्फ उस वीडियो को यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसको डाउनलोड करके अपने तौर पे अपलोड करोगे तो वो कॉपीराइट का इशू दे देगा। अब वह इंटरनेट के यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, आप उसका लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर कॉपी करके आप उस वीडियो को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो। इसके ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं आता। लेकिन अपने तौर पे अपलोड करना, वहाँ पे रखना, इसके ऊपर कॉपीराइट का इशू आता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग तो परमिशन देते हैं कि जी आप इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या कुछ स्कॉलर पर्पज़ के लिए भी आप इसको यूज़ अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन एक हद तक उसका यूज़ करे, ठीक है, जिसके लिए कि उसने परमिशन दी होती है, तो इसको हम कहते हैं कि जी ये एक फेयर यूज़ है, ठीक है। और उसकी फेयर यूज़ की भी एक हद तक लोगों ने परमिशन वगैरह दी होती है। अब कुछ टूल्स, फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ टूल्स इस तरह के होते हैं कि जो बंदे वो कहते हैं कि जी जो फ्री टूल्स होते हैं कि जी आप इस काम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने तौर पर अपने नाम से इसको रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। तो जो कोई अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा के इसको अपलोड करने की कोशिश करेगा तो वो ज़ाहिर है वो कॉपीराइट की लॉ की जो है वो वायलेशन करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो आपको पनिश वगैरह भी देते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इशू भी आते हैं। और 1997 में इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस वगैरह की गई थी जिसके ऊपर ये इस मामले के ऊपर पूरी तरह कानून साजी की गई थी कि जी किस तरह आपने जो चीज़ें हैं उसको कॉपीराइट के जो आपने ला है उनको किस तरह से वो डिफ़ाइन किया हुआ है, जो कि आपके लिए इजीली वो आप उसको फॉलो करते हुए आपको कोई भी मसला वगैरह उसके अंदर मौजूद ना हो। उसके जब आप किसी भी पर्सन का यूज़ वायलेटिंग द कॉपीराइट्स, अब कॉपीराइट्स किस तरह वायलेट होते हैं। अब कोई पर्सन है, ठीक है, आप क्या करते हो कि अगर तो आप नॉन कमर्शियल के लिए उसका टूल यूज़ कर रहे हो, यानी अपने आपके लिए यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके मटेरियल को इस तरह यूज़ करते हो कि वो क्या करता है कि वो जो उसकी अपनी ओरिजिनल मटेरियल है वो उसको नुकसान पहुंचाता है, तो वो ये कॉपीराइट का आप कॉपीराइट लॉ की वायलेशन कर रहे हो और उसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना भी होता है। तकरीबन ये $1,50,000 जो होता है वो इसके ऊपर तक का जो जुर्माना होता है वो आपको हो सकता है, ठीक है, कॉपीराइट्स का लॉ जो होंगे उसको वायलेट करने की सूरत में, ठीक है। तो लिहाजा कॉपीराइट्स का जो लॉ होता है वो मोस्टली वायलेट नहीं करते। अगर इंटरनेट के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर करते हैं, तो वो आपको उसके वेबसाइट भी होती है या अगर आपने यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल वगैरह बनाया होता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली जो होते हैं वो बंद कर देते हैं। तो इसलिए जो कॉपीराइट की प्रोटेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और तकरीबन अब इंटरनेट के ऊपर और किसी चीज़ का इतना ज़्यादा ख्याल अगर रखा जाता है या नहीं रखा जाता, लेकिन कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब बंदा किसी की अपलोड करता है तो वो उसको चैनल, उसकी जो वेबसाइट वगैरह होती है वो बंद हो जाती है, उसका कोई अगर यूट्यूब चैनल वगैरह तो वो बंद हो जाता है। तो इसके लिए लिहाजा जो कॉपीराइट के जो लॉ होता है ये बहुत ही सख्त लॉ उन्होंने क्रिएट किया ताकि कोई भी बंदा जो होता है वो किसी दूसरे की चीज़ को अपना बना के पेश ना कर सके। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला वगैरह हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।